So we are starting with something called as spring force today. ठीक है, spring force काफी important है और spring force का ये जो concept और जिस टाइप के questions आज हम पढ़ेंगे यही आपकी शुरुआत है अगले चैप्टर की. That chapter is called as oscillation. अभी तो हमारा लॉज ऑफ मोशन चल रहा है, इसके बाद आपका वर्क एनर्जी पावर होगा. वर्क एनर्जी पावर के थोड़े से कॉन्सेप्ट और लॉज ऑफ मोशन का ये वाला कॉन्सेप्ट, ये दोनों कॉन्सेप्ट मिलकर एक नया चैप्टर शुरू हो जाएगा विच इज कॉल्ड एज ऑसिलेशन. तो ऑसिलेशन चैप्टर को अच्छे से पढ़कर समझने के लिए आपको लॉज ऑफ मोशन के स्प्रिंग फोर्स की भी जरूरत पड़ेगी. और इसके बाद जो मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा जिसका नाम है वर्क एनर्जी पावर, वर्क एनर्जी पावर में पूरा चैप्टर आपको यूजफुल होगा व्हेन वी आर लर्निंग द चैप्टर ऑफ ऑसिलेशन. अच्छी तरह से सोचो या बुरी तरह से सोचो, ऑसिलेशन चैप्टर अगर आपको समझ में आ जाता है तो आपको वेव मोशन, स्टेशनरी वेव, एसी सर्किट, वेव ऑप्टिक्स, ये चारों टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे. बट ये जो अच्छी बात है वही बुरी बात भी है ना. अगर ऑसिलेशन चैप्टर आपका बाउंस हो गया तो वेव मोशन भी बाउंस हो जाएगा, स्टेशनरी वेव भी बाउंस हो जाएगा, वेव ऑप्टिक्स भी बाउंस हो जाएगा. आर यू गेटिंग इट? सो दैट इज द एंड एसी सर्किट भी बाउंस हो जाएगा. तो इस पूरी चीज को अच्छे से पढ़ने के लिए आपका ऑसिलेशन चैप्टर का एकदम कंसेप्चुअली दिमाग में साफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है. और ऑसिलेशन को अच्छे से समझने के लिए आज जो मैं पढ़ाऊंगा स्प्रिंग फोर्स और अगला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वर्क एनर्जी पावर, ये पूरी चीज एकदम दिमाग में साफ होनी चाहिए. सारे कॉन्सेप्ट्स याद होने चाहिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मेथड भी याद होना चाहिए. Am I very clear with this? Having said that, let's start with the concept of what? Tell me. Spring force. सिंपल सा कॉन्सेप्ट और सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं मैं. लेट्स से दिस इज अ वॉल. ओके, इट्स अ रिजिड वॉल, हिलेगा नहीं वो, एकदम मजबूत एक दीवार है. और इस दीवार पे मैंने लगाया एक स्प्रिंग, ऐसे ही. ना ही स्प्रिंग को मैंने फिलहाल दबाया हुआ है, ना ही मैंने स्प्रिंग को फिलहाल खींचा हुआ है, वो ऐसे ही पड़ा है जो उसकी नेचुरल लेंथ है. So this is called as the spring in its natural length. Are you getting it? This is called as the spring in its natural length. ठीक है. अब मैं यहां पर एक ब्लॉक लगा देता हूं और इस ब्लॉक का मास है m. Are you getting it? और ये ऐसे ग्राउंड पे रखा हुआ है अपने. तो ब्लॉक का जो वजन है वो किस पे जा रहा है? ग्राउंड पे. ये m है तो नीचे क्या आएगा? mg. और ऊपर क्या आएगा? And normal reaction is equal to mg. Normal reaction is equal to क्या? mg. ये आ रहा है समझ में? Everyone? Okay. Now if normal reaction is equal to mg and ये जो spring है वो फिलहाल कैसी है? Natural length. तो क्या मैं बोल सकता हूँ this block right now is in equilibrium? Equilibrium क्यों? Equilibrium का मतलब क्या होता है? कि बॉडी पे लगने वाले सारे फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, मतलब नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो. तो इस ब्लॉक पे वाई एक्सिस पे अगर आप देखो तो ऊपर क्या है? नॉर्मल. नीचे क्या है? और नॉर्मल और एमजी एक बराबर है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, जो आपको जो बोलना है. और फिलहाल स्प्रिंग ने तो कुछ किया ही नहीं है, क्योंकि स्प्रिंग कैसी है? एक नेचुरल लेंथ में पड़ी हुई स्प्रिंग किसी काम की नहीं है, वो कुछ नहीं कर रही. आर यू गेटिंग इट? अब मैं क्या करने वाला हूं, इस ब्लॉक को अगर आप बोलते हो ना कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? ये जो जगह है, दिस इज कॉल्ड एज द मीन पोजीशन ऑफ द ब्लॉक. दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? अब हम क्या करने वाले हैं, मैं इस ब्लॉक को पकड़ के खींचने वाला हूं. आर यू गेटिंग इट? जब आप ब्लॉक को पकड़ के खींचोगे, ये आपकी रिजिड वॉल तो एज इट इज रहेगी, उसको क्या फर्क पड़ता है. और जब ये खींचा जाएगा उस तरफ, तो आपकी स्प्रिंग क्या होगी? एक्सटेंड होगी, एक्सपांड होगी, इलोंगेट होगी, आपको जो बोलना है. आर यू गेटिंग इट? और आपका जो ब्लॉक है ना वो मीन पोजीशन से हट के थोड़ा सा राइट में जा चुका है, करेक्ट. तो ये बॉडी जितना राइट में गया है फ्रॉम मीन पोजीशन, दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट. इसे क्या कहते हैं हम? तो ये बॉडी यहां पर आ चुकी है, मीन पोजीशन यहां पे था,
तो यहां से लेके यहां तक ये जो डिस्टेंस है उसी को आप क्या बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट। लेटर क्या यूज होगा, एक्स। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी तो डायरेक्शन चाहिए, तो डायरेक्शन क्या है, यहां से लेके राइट में, यहां से लेके राइट में, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट। डू यू गेट इट? अब अगर आप स्प्रिंग को देखते हो, स्प्रिंग क्या हो चुकी है, एक्सटेंडेड स्प्रिंग या फिर इलोंगेटेड स्प्रिंग। स्प्रिंग थोड़ा खींच गया, लंबा हो गया थोड़ा। स्प्रिंग का नेचर क्या है, स्प्रिंग का नेचर होता है इलास्टिक नेचर। इलास्टिक नेचर मतलब क्या, उसको अपने ओरिजिनल शेप और साइज पे वापस जाना है। और ऐसा क्यों करना है, तो अगर आप थोड़ा और डिटेल में जाओगे तो अंदर ढेर सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। जब आपने खींचा तो मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ गया होगा। अब इसका नेचर कैसा है, उसको अपना इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस वापस कम करना है। वापस कम करने के लिए वो अंदर जाने की कोशिश करेगी, वो मॉलिक्यूलर लेवल पे होगी। यहाँ पर उस सब की जरूरत नहीं है, बट आपको बेसिक समझ में आ रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपको थोड़ा बहुत इलास्टिसिटी पता है। फाइन, ओके। सो नाउ बिकॉज ये ब्लॉक राइट पे शिफ्ट हो चुका है, डिस्प्लेसमेंट है कितना, एक्स बार। स्प्रिंग का काम क्या है, स्प्रिंग को अपने नेचुरल लेंथ पर वापस जाना है। मतलब स्प्रिंग वापस चाहती है कि भाई ये जो ब्लॉक है वो वापस यहाँ पर आ जाए। और वापस यहाँ पर आने के लिए स्प्रिंग क्या करेगा, स्प्रिंग इस ब्लॉक को अंदर की ओर, आपके लेफ्ट की ओर खींचेगा। डू यू गेट इट? स्प्रिंग क्या करेगा, ब्लॉक को लेफ्ट की ओर खींचेगा एंड एक फोर्स आएगा यहां पर इस तरफ। आर यू गेटिंग इट? एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड एज द स्प्रिंग फोर्स। इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, चलो एफ फॉर फोर्स, स्प्रिंग। आर यू गेटिंग इट? इलास्टिसिटी की लैंग्वेज में इसे हम क्या कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। इसे हम क्या कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। मतलब ये ओरिजिनल शेप और साइज को रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है। कर पाएगा नहीं कर पाएगा वो तो डिपेंड करता है ना, कि भाई जिस इंसान ने इस ब्लॉक को पकड़ के ऐसा खींचा, अभी भी मैंने पकड़ के रखा है, मैं नहीं छोड़ रहा उसको, तो स्प्रिंग पे तो फोर्स लग रहा है ना, स्प्रिंग की वजह से ब्लॉक पे लेफ्ट में फोर्स लग रहा है। कि जा पाएगा नहीं जा पाएगा वो बात की बात। हाँ, जब मैं इसको छोड़ दूंगा तो क्या होगा, जैसे ही आपने इसको छोड़ा, देखो जब तक आपने उसको पकड़ के रखा है, ये पहले इधर था ना, जब वो यहां पर था तो ये वाला डायग्राम है, ये इक्विलिब्रियम। क्यों इक्विलिब्रियम है, ऊपर नॉर्मल नीचे mg, बैलेंस हो गए और लेफ्ट और राइट में कुछ है ही नहीं। फिर मैंने इसको पकड़ के यहां पर खींचा और अभी भी मैंने पकड़ के रखा है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम। क्यों, नीचे mg, ऊपर नॉर्मल, y एक्सिस पे बैलेंस हो गया, अंदर स्प्रिंग फोर्स, बाहर मैंने पकड़ के रखा है, मेरा अप्लाइड फोर्स। तो मेरा अप्लाइड फोर्स और स्प्रिंग फोर्स आपस में कैसे हो गए, तो अभी भी तो इक्विलिब्रियम में ही है। आर यू गेटिंग इट? तो अगर मैंने इसको पकड़ के रखा है तो ये बाहर निकलने के बाद भी इक्विलिब्रियम में है, और जब वो मीन पे है तब तो इक्विलिब्रियम पे है ही। ठीक है, अब मैंने इसको पकड़ के रखा था, अब मैं इसको छोड़ने वाला हूं। जैसे ही आप इसको छोड़ दोगे क्या होगा, इक्विलिब्रियम हिल गया। कैसे, ऊपर नॉर्मल नीचे mg वो तो है, बट जो मैंने इस तरफ से इसको पकड़ के रखा था, मेरा अप्लाइड फोर्स तो गया, तो अब खाली स्प्रिंग का फोर्स आ गया लेफ्ट में, तो स्प्रिंग इसको अंदर खींच लेगा। आर यू गेटिंग इट? तो इस ब्लॉक पे क्या लग रहा है, फोर्स, स्प्रिंग फोर्स मतलब फोर्स। और न्यूटन फर्स्ट लॉ में हमने क्या पढ़ा था, जब भी किसी बॉडी पे फोर्स लगेगा वो बॉडी एक्सेलरेट होगी। आर यू गेटिंग इट? जब मैंने इसको यहां पर पकड़ के रखा था उस वक्त इसका स्पीड क्या है, जीरो। अरे पकड़ के रखा है ना, जैसे मैं उसको छोड़ूंगा इनिशियल वेलोसिटी जीरो, और अब फोर्स किस तरफ लग रहा है, लेफ्ट में, तो एक्सेलरेशन भी किस तरफ होगा, लेफ्ट में। एक्सेलरेशन का मतलब क्या, इस केस में स्पीड बढ़ेगी। अरे पकड़ के रखा है तो स्पीड ऑलरेडी जीरो है, और कम क्या करूं, तो स्पीड बढ़ेगा। तो यहां से लेके यहां तक जाते 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 स्पीड क्या होगी, डू यू गेट इट? आ रहा है समझ में, पक्का, श्योर? ठीक। सो दिस ब्लॉक स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स दिस पोजीशन।
मैं क्या बोल रहा हूं, क्या आपको समझ में आ रहा है? श्योर? जैसे ही ये ब्लॉक वापस इधर आ जाएगा, जैसे ही ये ब्लॉक वापस इधर आ जाएगा, वापस आपकी स्प्रिंग कैसे आ गई? नेचुरल लेंथ पे आ गई। नेचुरल लेंथ पे जब वो आ चुकी है तो और उसको ज्यादा रिस्टोर करना है क्या? अरे रिस्टोर हो चुका है, और रिस्टोर करना है? नहीं करना है। तो रिस्टोर नहीं करना है तो स्प्रिंग पे, स्प्रिंग के द्वारा ब्लॉक पर लगने वाला जो फोर्स है वो बंद हो जाएगा, और जैसे ही फोर्स बंद, एक्सेलरेशन बंद। अरे यार, एक्सेलरेशन बंद का क्या मतलब होता है? बॉडी रुक जाएगी। स्पीड जो बढ़ रही थी, स्पीड का बढ़ना बंद हो जाएगा। बॉडी रुकेगी या नहीं रुकेगी? बॉडी नहीं रुकेगी, क्योंकि ब्लॉक के पास है इनर्शिया। तुमने उसको खींचा, तुमने छोड़ दिया, यहां से यहां तक लेके जाने की जिम्मेदारी किसकी? स्प्रिंग की। क्योंकि स्प्रिंग पे क्या लग रहा है? आई मीन स्प्रिंग को रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो चुका है, वो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा ब्लॉक पे और स्प्रिंग को अंदर खींचेगा। जैसे ही ये ब्लॉक घूमते घूमते यहां पर आ जाएगा, यहां पर आ गया तो स्प्रिंग तो वापस नेचुरल लेंथ पे आ गई। स्प्रिंग जैसे ही नेचुरल लेंथ पे आई, वो अपना फोर्स लगाना बंद कर देगा। फोर्स बंद मतलब एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन जीरो मतलब वेलोसिटी जो बढ़ रही थी वो बंद हुई, बॉडी नहीं रुका है, क्योंकि बॉडी के पास क्या है? तो इनर्शिया की वजह से वो यहां पर आके रुकेगा क्या? नहीं, और वो अपना मोशन और अंदर कंटिन्यू करेगा। अरे गेटिंग? बट जैसे ही वो अपना मोशन और अंदर कंटिन्यू करेगा, अब तो स्प्रिंग दब जाएगी। उसको आप अलग से डायग्राम बना के क्या लिख सकते हो? कंप्रेस्ड स्प्रिंग। लेकिन स्प्रिंग कंप्रेस भी हुई तो भी तो उसका इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस तो कम हो गया ना, वापस रिस्टोर करेगा, और अब उसको खुलना है। आर यू गेटिंग इट? खुलने के लिए क्या करेगा? वो बाहर धक्का देगा। आर यू गेटिंग इट? डायग्राम कैसे बनेगा? अब स्प्रिंग दब चुकी है और ब्लॉक आ चुका है यहां पर। आर यू गेटिंग इट? क्या अभी भी बॉडी में डिस्प्लेसमेंट है? बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट तो है, एक्स बार, बट इस बार का डिस्प्लेसमेंट कैसा है? टुवर्ड्स लेफ्ट। अरे यार, ये कैसा है? टुवर्ड्स लेफ्ट। और ये कैसा है? टुवर्ड्स राइट। डू यू गेट इट? ये लेफ्ट में जा रहा है, वो राइट। ये डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट में हुआ, वो डिस्प्लेसमेंट कैसा हुआ है? स्प्रिंग अब आपकी दब चुकी, इसको आप क्या बोलोगे? कंप्रेस्ड स्प्रिंग। बट कंप्रेशन हुआ मतलब क्या? वापस उसका ओरिजिनल शेप और साइज और लेंथ तो बदल चुकी है। तो अब स्प्रिंग को क्या करना है? वापस रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट करेगा। वो वापस वो क्या लगाएगा? स्प्रिंग फोर्स। और वापस स्प्रिंग फोर्स किस पे लगेगा? इस पे। आर यू गेटिंग इट? इस बार स्प्रिंग फोर्स किस तरफ लगेगा? इस तरफ। अब वो ब्लॉक को बाहर पुश करेगा। अब आप एरो इधर बनाओ या पैरेलल शिफ्ट करके यहां पर बनाओ, ये हमने वेक्टर्स में पढ़ा है। पैरेलल शिफ्टिंग इज अलाउड, बट ठीक है, जस्ट टू मेक इट रियल, जस्ट टू मेक इट लुक रियल, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। अब स्प्रिंग इसको बाहर धक्का मार रहा है, और ये वाला जो एरो है रेड कलर का, वो यही है स्प्रिंग फोर्स का। आर यू गेटिंग इट? अब ये इसको बाहर धक्का मारेगा, ये आएगा, बाहर आएगा, बाहर आएगा, बाहर आएगा, इधर तक आएगा। वापस यहाँ पर आके रुकना चाहिए था, बट रुकेगा क्योंकि इसके पास क्या है? वो वापस बाहर आएगा, तो स्प्रिंग अंदर खींच लेगा, अंदर जाएगा तो बाहर धक्का देगा। दिस इज व्हाट यू कॉल ऑसिलेशन। अरे टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है ना, इसी को कहते हैं ऑसिलेशन। आर यू गेटिंग इट? रियल लाइफ में क्या होता है? आपके ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में थोड़ा बहुत फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा? पहले ऐसे बड़े बड़े चक्कर काटेगा, थोड़ी देर के बाद थोड़ा चक्कर छोटा हो जाएगा, फिर थोड़ा और छोटा, थोड़ा और छोटा, फिर रुक जाएगा, क्योंकि रियल लाइफ में फ्रिक्शन होता है। इस केस में मैं मान लेता हूं कि भाई फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं है, तो ये हमेशा हमेशा चलता ही रहेगा। आर यू गेटिंग इट? आस पास में जहां पर मैं ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं वहां पे हवा भी नहीं है। हवा नहीं है मतलब क्या? एयर की वजह से भी तो रेजिस्टेंस आता है। आप अगर बाइक पे चल रहे हो तो मुंह पे हवा लग रही है ना, वो रेजिस्टेंस तो है। अगर एक तेज चलती हुई कार में अगर आपने शीशा नीचे करके हाथ रखा तो हाथ पीछे जाता है, हवा की वजह से। मतलब क्या? हवा भी रेजिस्टेंस ऑफर कर सकता है, तो हवा भी तो इसको रोक सकता है। बट मान लो मैं ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ वैक्यूम में, मैं जिस कमरे में ये कर रहा हूँ वहां पे हवा भी नहीं है, कोई गैस नहीं है, तो हवा से मिलने वाला रेजिस्टेंस है। मान लो मेरे पास एक ऐसा टेबल बना, एक ऐसा ग्राउंड बना जहां पर कोई फ्रिक्शन ही नहीं है, तो ये ब्लॉक कभी नहीं रुकेगा। आप इसको ऐसा खींचो,
और छोड़ दो, और 10 साल के बाद भी आओ तो वो अपना हिल रहा है। बट ये रियल लाइफ में ऐसा सब पॉसिबल, बट थियोरेटिकल तो है ना। दिस इज व्हाट यू कॉल ऑसिलेशन। आर यू गेटिंग इट? तो थोड़ा सा सोचो और मुझे बताओ, ब्लॉक का जो ऑसिलेशन हो रहा है उसका कारण क्या है? मेरा सवाल समझा आपको? ब्लॉक का जो ऑसिलेशन हो रहा है उसका कारण क्या है? क्या स्प्रिंग के वजह से ही वो ऑसिलेट कर रहा है? स्प्रिंग और इनर्शिया। स्प्रिंग मतलब इलास्टिसिटी। तो सबसे बेसिक सवाल, कोई भी चीज ऑसिलेट कब करती है? जब उसको दो चीजें मिले, इलास्टिसिटी, इनर्शिया। आर यू गेटिंग इट? दोनों में से कोई एक भी चीज अगर नहीं है तो ऑसिलेशन हो नहीं सकता। डू यू अंडरस्टैंड दिस? ओके, अब यहां से आगे अगर मैंने ऑसिलेशन का डिस्कशन किया तो दैट बिकम्स अ न्यू चैप्टर। ठीक है, तो लेट अस रेस्ट्रिक्ट अवर सेल्फ टू व्हाट इज एन ऑसिलेशन। यहां पर ये आपको समझा, ऑसिलेशन का कारण कौन है? स्प्रिंग की इलास्टिक नेचर, और ब्लॉक के पास खुद का जो वजन है, मास, मास की वजह से ब्लॉक के पास आता है इनर्शिया। तो इलास्टिसिटी और इनर्शिया दोनों की वजह से क्या होने वाला है? ऑसिलेशन। आर यू गेटिंग इट? और कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है ये सारी चीजों के लिए? स्प्रिंग फोर्स, जिसको इलास्टिसिटी की नजरों से आप क्या कहते हो? रिस्टोरिंग फोर्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? पक्का? ओके okay. अब मैं देखना चाहता हूं स्प्रिंग फोर्स के डायरेक्शन को, जो कहां पर है? लेफ्ट में। बट ये लेफ्ट में स्प्रिंग फोर्स कब आया? जब बॉडी राइट में हिली है। और यहां पे स्प्रिंग फोर्स किस तरफ है? राइट में, जब बॉडी लेफ्ट में हिली है। तो अगर आपने बॉडी को लेफ्ट में डाला तो स्प्रिंग फोर्स राइट में आएगा, और अगर आपने बॉडी को राइट में खींचा तो स्प्रिंग फोर्स लेफ्ट में आएगा। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि स्प्रिंग फोर्स के वेक्टर का डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर का डायरेक्शन आर अपोजिट टू ईच अदर। आर यू कन्विंस्ड? स्प्रिंग फोर्स के वेक्टर का डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर का डायरेक्शन, दे आर अपोजिट टू ईच अदर। गेट इट? ओके। दूसरी बात, स्प्रिंग फोर्स के वेक्टर का अगर मैं मैग्नीट्यूड ले लूं और डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर का भी अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लूं, तो क्या मैं बोल सकता हूं दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या? एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। आप सोचो, मैंने ब्लॉक को जरा सा हिलाया, आधा सेंटीमीटर, तो स्प्रिंग तो खींची ना, बट आधा ही सेंटीमीटर खींचा है तुमने, तो बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हुआ है क्या? तो रिस्टोरिंग फोर्स भी बहुत ज्यादा नहीं बनेगा। तो स्प्रिंग अंदर खींचेगा पर थोड़ी ताकत लगाएगा वो। बट अगर वहीं पर अगर इसको मैंने ज्यादा खींचा तो तुमने स्प्रिंग को बहुत ज्यादा चेंज किया, रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ जाएगा। रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ा तो स्प्रिंग फोर्स भी बढ़ेगा। मतलब स्प्रिंग कितनी ताकत से ब्लॉक को अंदर खींचेगा वो डिपेंड करता है कि तुमने ब्लॉक को अपनी जगह से कितना हिलाया। तुम थोड़ा सा हिलाओ, स्प्रिंग थोड़ा ही खींचेगी। तुम बहुत ज्यादा उसको अपनी मीन पोजीशन से हिला दो तो आपको ज्यादा खींचा जाएगा अंदर। डू यू गेट इट? दिस कैन बी रिलेटेड विथ आपको घर पे डांट कितनी पड़ती है, वो डिपेंड करता है कि तुमको कितने कम मार्क्स आए। या चलो मार्क्स के बारे में दुखती रगों पे हाथ नहीं रखेंगे। आपको घर पे कितनी डांट पड़ी वो डिपेंड करता है ना कि आपने कितना बड़ा कांड किया। दिस इज मोर रिलेटेबल। कांड सबके लाइफ में हो रहे हैं, है ना? तो जितना बड़ा कांड, गाली उतनी ज्यादा पड़ेगी। छोटा सा ही है, छोटे भाई को टपली मार दी, इसके लिए ज्यादा नहीं, इसके लिए सिर्फ पापा आंख दिखा रहे हैं आपको। मैं क्या बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? तो डिस्प्लेसमेंट जब ज्यादा होगा तो स्प्रिंग फोर्स भी ज्यादा लगेगा, और डिस्प्लेसमेंट कम है स्प्रिंग फोर्स भी कम होगा। जब डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं तो स्प्रिंग फोर्स है ही नहीं, अरे कोई कांड ही नहीं है, तो बिना मतलब की गाली क्यों पड़ेगी? मैं क्या बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? ओके, सो स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? टेल मी। डिस्प्लेसमेंट। और ये मैं उनके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, डायरेक्शन वाइज दे आर अपोजिट टू ईच अदर। आर यू गेटिंग इट? अब अगली बार मैं स्प्रिंग पूरा नहीं लिख रहा, दिस इज गुड टू गो। तो स्प्रिंग फोर्स, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो आप एक कांस्टेंट डालेंगे, दैट कांस्टेंट इज के,
और पीछे क्या आएगा, तो एफ एस इज इक्वल टू के एक्स, वेयर के इज स्प्रिंग कांस्टेंट। आर यू गेटिंग इट? इसको फोर्स कांस्टेंट भी कहा जाता है। डू यू गेट इट? वेयर के इज व्हाट, टेल मी? स्प्रिंग कांस्टेंट, या फिर जिसको क्या कहा जाता है, फोर्स कांस्टेंट। डू यू गेट इट? यहां से आपको के क्या मिलेगा बोलो, एफ एस बाई एक्स। तो इस के का यूनिट क्या बना, फोर्स है तो न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है तो मीटर, न्यूटन पर मीटर या फिर डाइन पर सेंटीमीटर, ये आपके के का क्या बन जाएगा, यूनिट। डू यू गेट इट? और ये बना आपके के का फॉर्मूला, एफ एस बाय एक्स, स्प्रिंग फोर्स अपॉन एक्स। और स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनका डायरेक्शन कैसा माना जाएगा, अपोजिट टू ईच अदर। डू यू हैव एनी डाउट ऑन व्हाट यू जस्ट लर्नड? पक्का? ओके। अब स्प्रिंग के बारे में ना कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे नंबर वन, हम जो भी स्प्रिंग पढ़ेंगे पूरे सिलेबस में, ये स्प्रिंग कैसी होगी, मासलेस स्प्रिंग। जो भी हम स्प्रिंग पढ़ेंगे वो स्प्रिंग कैसी होगी, मासलेस स्प्रिंग। दूसरा, इस के का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपको बोलता हूं कि भाई मेरे पास दो स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग का जो के है वो है 10 और दूसरे स्प्रिंग का के है 100, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है, के से आप क्या पता कर लोगे? जैसे मैं आपको बोलता हूं कि मैं एक दिन गाड़ी चला रहा था 100 की स्पीड से और दूसरे दिन गाड़ी चला रहा था 20 की स्पीड से, तो आपके दिमाग में कुछ आता है ना कि भाई पहले दिन 100 की स्पीड से चला, बहुत तेज गाड़ी चल रही है, अगले दिन 20 की स्पीड से चला रहा है, बहुत टाइम है इसके पास, धीमे धीमे कहीं पे जा रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? सो व्हाट आई मेंट इज, जैसे ही स्पीड सुनते हो कुछ तो दिमाग में आता है। दो लड़के हैं, एक 40 किलो का है और एक 140 किलो का, तो आपके दिमाग में कुछ तो एक डायग्राम बन जाता है ना उनके हाइट बॉडी का। जब मैं आपको बोलता हूं मेरे पास दो स्प्रिंग है, एक का कांस्टेंट है 10, दूसरे का कांस्टेंट है 100, अब आपके दिमाग में क्या चलता है, 10 वाली स्प्रिंग मतलब क्या होगी, 100 वाली स्प्रिंग मतलब क्या होगी? 10 वाली जो स्प्रिंग है ना, इट्स अ सॉफ्ट स्प्रिंग, सॉफ्ट। आर यू गेटिंग इट? आपके पास वो पेन होता है ना, अरे यार टिक 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 आवाज आती है यार, उसमें स्प्रिंग होता है, दैट स्प्रिंग इज अ सॉफ्ट स्प्रिंग। पेन को कई बार खोल के स्प्रिंग निकाल के हाथ से दबाया होगा, आसानी से दब जाता है। तो इफ द स्प्रिंग इज सॉफ्ट, द वैल्यू ऑफ के विल बी स्मॉल। आर यू गेटिंग इट? आप जो भी टू व्हीलर एक्टिवा से आते हो, कुछ लोग बाइक से आते हैं, पीछे के टायर पे सस्पेंशन में भी तो स्प्रिंग लगे होते हैं, उस स्प्रिंग को हाथ से दबा लोगे? इट्स अ वेरी हैवी एंड अ वेरी टाइट स्प्रिंग, दबता है वो। आर यू गेटिंग इट? कब दबेगा, आप स्पीड ब्रेकर से जा रहे हो, तो जब गाड़ी स्पीड ब्रेकर से जाएगी दबती है, लेकिन उसको दबाने के लिए पूरे आप ऊपर बैठे हो तब जाके वो दब रही है, उंगली से नहीं दबने वाला वो। आर यू गेटिंग इट? तो आपके बाइक के पीछे या कार के पीछे टायर्स पे जो सस्पेंशन स्प्रिंग लगे हुए हैं, इट्स अ वेरी हार्ड स्प्रिंग, दब तो रही है ना, बट अच्छा खासा वजन पड़ेगा तब जाके दबेगी वो। तो जिस स्प्रिंग का के ज्यादा है, इट्स अ हार्ड स्प्रिंग। स्टिफनेस, के का वैल्यू कम मतलब इट्स अ सॉफ्ट स्प्रिंग, के का वैल्यू ज्यादा मतलब इट्स अ हार्ड स्प्रिंग। आर यू गेटिंग इट? तो दूसरी चीज जो आपको सिर्फ पता होनी चाहिए, वैल्यू ऑफ के गिव्स अस एन आइडिया अबाउट हाउ सॉफ्ट और हार्ड द स्प्रिंग इज। डू यू गेट इट? वैल्यू ऑफ के गिव्स अस एन आइडिया अबाउट व्हाट, टेल मी, कि आपकी स्प्रिंग कितनी सॉफ्ट है या फिर कितनी हार्ड है। के की वैल्यू कम, स्प्रिंग सॉफ्ट है, के का वैल्यू ज्यादा, स्प्रिंग हार्ड है। डू यू गेट इट? ये आपको बेसिक नेचर ऑफ स्प्रिंग समझ में आ रहा है? श्योर? ओके। दूसरी बात, ये सब आप पॉज करते करते लिख लेना, फेयर इनफ? ओके। नाउ स्प्रिंग को लेकर कुछ क्वेश्चंस आते हैं,
तो उसमें से जो सबसे बेसिक क्वेश्चन है, लेट मी डिस्कस दैट क्वेश्चन विद यू। क्वेश्चन नंबर 1, सीलिंग से एक स्प्रिंग लगाई और यहां पर एक ब्लॉक रख दिया मैंने जिसका मास है m, और फिलहाल मैं आपको बोल रहा हूं कि ये जो स्प्रिंग है ना, इट इज इन द नेचुरल लेंथ। मतलब आपने ऐसा नीचे हाथ रखा होगा यार, ये आपने हाथ रखा हुआ है ऐसे, तो इस ब्लॉक का जो पूरा वजन है वो स्प्रिंग पे नहीं गया, वो मेरे हाथों पर है। तो जबकि वजन मेरे हाथों पे है तो स्प्रिंग क्यों स्ट्रेच करेगा अपने आप को बिना मतलब के, है ना। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं मेरे हाथ को हटाने वाला हूं, बट इस हाथ को हटाने के दो टाइप के क्वेश्चन बनता है। एक होता है आपने हाथों को धीरे धीरे हटाया, आ रहा है समझ में, ये मेरा हाथ पे है ना पूरा ब्लॉक, मैं पहले हाथ को धीरे 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 नीचे लेके जाऊंगा, नीचे लेके जाऊंगा और फिर ऐसे हटा दूंगा। तो हाथ को मैंने कैसे हटाया, धीरे। और दूसरा तरीका क्या है, हाथ पे रखा था स्प्रिंग, हटा लिया। जब आप हाथ को तुरंत हटा लोगे तो ये झटके से नीचे गिरेगा और अलग कॉन्सेप्ट लगेगा, वो वर्क एनर्जी पावर का कॉन्सेप्ट है। और जब मैं हाथों को क्या कर रहा हूं, धीरे 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 हटा रहा हूं, तो अलग कॉन्सेप्ट लगेगा। तो दो अलग अलग कॉन्सेप्ट आ गए, दो अलग अलग क्वेश्चन बन गए। यहां पर हम हाथों को कैसे हटाने वाले हैं, हैंड इज रिमूव्ड स्लोली, हैंड इज रिमूव्ड। फिर एक और कॉन्सेप्ट आएगा, हैंड विल बी रिमूव्ड सडनली, वो आएगा वर्क एनर्जी पावर में, तो एक अलग कॉन्सेप्ट। अभी के लिए यहां पे रुकता है। ओके, हैंड इज रिमूव्ड स्लोली, आर यू ऑल गेटिंग इट? ओके, नाउ व्हेन द हैंड इज रिमूव्ड स्लोली, आपका सवाल क्या है, फाइंड द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। सवाल क्या है आपका, फाइंड द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। आर यू गेटिंग इट? पक्का? देखते हैं किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्प्रिंग कितनी एक्सटेंड हो गई वो आपको निकालना है। अब आप सोचो, फिलहाल तो ये जो ब्लॉक है मेरे हाथ पे है, अब मैं ब्लॉक को थोड़ा सा नीचे ले रहा हूँ, हाथों को थोड़ा सा नीचे ले रहा हूँ धीरे धीरे, तो ये ब्लॉक थोड़ा नीचे आएगा। मान लो डिस्प्लेसमेंट हुआ x, ऊपर क्या लगेगा, स्प्रिंग फोर्स। फिर मैं इसको थोड़ा सा और नीचे ले रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट हुआ y, ऊपर वापस क्या लग रहा है, थोड़ा और नीचे ले रहा हूँ, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और। वैसे जब मैं हाथों को नीचे ले रहा हूं तो ब्लॉक नीचे क्यों आ रहा है, उसका खुद का वजन है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स तो एक्ट कर ही रहा है। तो आपके हाथों को नीचे लेने से ब्लॉक नीचे आ रहा है, क्योंकि नीचे क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या मैं बोल सकता हूं उस ग्रेविटेशनल फोर्स mg की वैल्यू फिक्स्ड है, मान लो ये m है 5 किलो का, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना, 5 इंटू जी, 50। तो वो 50 का ही तो फोर्स लग रहा है नीचे, क्या वो 50 कभी खुद ब खुद 60 या 40 या 70 या 30 होने वाला है? तो स्प्रिंग पे लगने वाला जो डाउनवर्ड फोर्स है ना वो फिक्स्ड है। आ रहा है समझ में, स्प्रिंग पर लगने वाला नहीं, सॉरी, ब्लॉक पे, ब्लॉक पे लगने वाला जो डाउनवर्ड फोर्स है वो फिक्स्ड है। कौन, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर आप यहां पर ब्लॉक m बनाते तो नीचे क्या लग रहा है, mg। इज दिस वेरिएबल और दिस इज फिक्स्ड, दिस इज फिक्स्ड। इफ दिस इज फिक्स्ड, अब देखो ध्यान से, जब ये मेरे हाथों पे था तो इस mg को बैलेंस कौन कर रहा था, मेरे हाथ से मिला हुआ नॉर्मल, मेरे हाथ से मिला हुआ नॉर्मल उसको बैलेंस कर लेता। अब मैं उसको धीरे धीरे जब नीचे लेके जा रहा हूं ना, तो ये जैसे जैसे नीचे आएगा आपकी स्प्रिंग क्या हो रही है, जब स्प्रिंग एक्सटेंड होती है तो ऊपर क्या लगेगा, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। अरे आया ना, और उस स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या है, के एक्स। आर यू गेटिंग इट? जब ये ब्लॉक यहीं पर था अपनी ओरिजिनल जगह पर, तब एक्स की वैल्यू क्या थी, 0। अरे एक्स इज डिस्प्लेसमेंट ना, जब ये अपने ओरिजिनल जगह पर था और स्प्रिंग कैसी थी, नेचुरल लेंथ पे, उस वक्त एक्स कितना था, जब एक्स है 0 तो 0 इंटू के इज
जीरो, तो स्प्रिंग फोर्स क्या हो गया, हाँ या ना, तो नीचे mg, ऊपर स्प्रिंग फोर्स जीरो, करेक्ट। तो फिर mg को बैलेंस किसने किया, मेरे हाथों के द्वारा, जो नॉर्मल आएगा उसने। बट जैसे जैसे मैं इसको नीचे लेकर जा रहा हूं, आर यू गेटिंग इट, क्या हो रहा है, जैसे जैसे नीचे लेकर जाओगे x बढ़ेगा, x बढ़ेगा और स्प्रिंग का कुछ ना कुछ तो k होगा ना, तो वो x इस k से मल्टीप्लाई होगा और एक स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू बनती जाएगी। आर यू गेटिंग इट? अच्छा मैं जैसे जैसे नीचे लेते जाऊंगा x बढ़ता जाएगा, x बढ़ता जाएगा तो FSP बढ़ता जाएगा, मैंने हाथों को और नीचे लिया तो x और बढ़ेगा, स्प्रिंग फोर्स और बढ़ेगा, हाथ को और नीचे लिया x और बढ़ेगा, स्प्रिंग फोर्स और बढ़ेगा। क्या ये स्प्रिंग फोर्स बढ़ते 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 कभी तो mg के बराबर हो जाएगा? हाँ, अरे mg तो फिक्स्ड है ना, क्यों फिक्स है, अगर ये 5 किलो का था, से दिस इज 5 kg, तो mg कितना हुआ स्टार्टिंग में, जब ये ब्लॉक यहीं पर था, यहीं पर था, उस वक्त आपका x कितना था, तो तब स्प्रिंग फोर्स कितना था, हाँ तो ऊपर 0 था नीचे 50 था, मुझे समझ में आता ये है बड़ा, इसलिए तो नीचे गया ना। और जब वो नीचे जा रहा था, ये बढ़ते रहता है क्या नीचे जाते जाते, ये तो 50 रहेगा, बट जैसे जैसे ये नीचे जाएगा x बढ़ेगा, x बढ़ेगा तो स्प्रिंग फोर्स बढ़ेगा, तो क्या कभी ना कभी ये भी अपने आप को 50 कर लेगा। अब जब इसने भी अपने आप को 50 कर लिया, तो ऊपर भी 50, नीचे भी 50, फिर आप पूरा हाथ हटा लो, अब आपको नॉर्मल रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है, इसके वेट को स्प्रिंग का फोर्स ही बैलेंस कर लेगा। और जब वो दोनों बैलेंस हो गए, तो क्या मैं बोल सकता हूं आपका ये जो बॉडी है इट इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल टू, तो ऊपर वाला फोर्स क्या है, स्प्रिंग फोर्स, मतलब के एक्स, और नीचे वाला फोर्स क्या है, तो के एक्स इज इक्वल टू, तो एक्स इज इक्वल टू, आपका सवाल क्या था, फाइंड द एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मतलब क्या, एक्स ही तो पूछा था, तो एक्स क्या आ गया, एम जी बाई के। अब ये देखने में फॉर्मूला है, ये देखने में एमसीक्यू भी है, अगर मैं आपको एम की वैल्यू दे दूं तो इधर डाल दो, जी डाल देना 10, और के की जो भी वैल्यू दूंगा डाल देना, सॉल्व कर लेना, आपको एक्स मिल जाएगा। डू यू गेट इट, आ रहा है समझ में? अब इसको मैं थोड़ा सा ढंग से लिख देता हूँ। सो लेट्स से आई डोंट नो हाउ मच ऑफ द एक्सटेंशन इज हैपनिंग इन द स्प्रिंग, आपका सीलिंग में उसी लेवल पे ड्रॉ कर रहा हूं, स्प्रिंग अभी एक्सटेंड हो जाएगी ना, अरे हाँ या ना, और यहां पर क्या लगेगा, ये आपका ब्लॉक है, आपका नेचुरल जगह तो ये है ना, ये आपकी नेचुरल जगह है, करेक्ट। इफ दिस इज द नेचुरल प्लेस, यहां से लेके यहां तक नीचे के डायरेक्शन में क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट हुआ मतलब स्प्रिंग एक्सटेंड हुई, स्प्रिंग एक्सटेंड हुई मतलब ऊपर क्या लगा होगा, ऊपर लगा होगा स्प्रिंग फोर्स। बट ये कौन सी जगह है जहां पर आके ब्लॉक रुक गया, मतलब नीचे क्या है, तो नीचे वाला mg और ऊपर वाला स्प्रिंग फोर्स दोनों आपस में कैसे हैं, अगर दोनों आपस में सेम है तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू mg व्हेन द ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। क्या लिखा है मैंने, व्हेन द ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, आप क्या लिखोगे, ऊपर का स्प्रिंग फोर्स और नीचे का mg, ये दोनों आपस में कैसे हैं, हेलो, ये दोनों आपस में कैसे हैं, नाउ इफ दे आर इक्वल टू ईच अदर, आप क्या लिखोगे बोलो, व्हाट इज स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू, यहां पर आप क्या लिखोगे, स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू के एक्स इज इक्वल टू एम जी, तो एक्स क्या हो गया बोलो, एम जी अपॉन के, एक्स क्या हो गया, एम जी अपॉन के। ये आंसर कब आएगा, जब आपने आपके हाथों को कैसा मूव किया, स्लोली, सडनली जब करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2 mg/k, डबल नीचे जाएगा। आर यू गेटिंग इट? अब डबल ही क्यों, वर्क एनर्जी पावर में डिराइव कर दूंगा। अभी के लिए ये समझ में आ रहा है आपको, एनी वन हैज एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन, पक्का? अब अगर इसी क्वेश्चन में हम आपको वैल्यू दे देता कि भाई ये जो m है वो है 5 किलो, तो आप यहाँ पे डाल दो ऊपर 50, k की वैल्यू दे देता हूँ 10, तो 50/10 कटेगा 5, जो भी है मीटर सेंटीमीटर वो आप देख लेना। आर यू गेटिंग इट? ये एक टाइप का क्वेश्चन आ गया, फेयर इनफ।
ओके, स्प्रिंग का एक दूसरा नेचर जो आपको पता होना चाहिए कि मान लो अगर एक स्प्रिंग है यहां पर ऐसे, और ये स्प्रिंग फिलहाल कैसे है, नेचुरल लेंथ पे, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ये सारी चीजें आपको एमसीक्यू में काम आती है। स्प्रिंग फिलहाल कैसी है, नेचुरल लेंथ पे, ठीक है। नाउ अगर एक लड़का इस स्प्रिंग को यहां से खींचने की शुरुआत करता है और एक दूसरा लड़का उसको यहां से खींच रहा है उस तरफ, ठीक है। दो अलग अलग लड़के स्प्रिंग को अपनी अपनी ओर खींच रहे हैं, ठीक है। तो जब ये अपना फोर्स अप्लाई करेगा और ये अपना फोर्स अप्लाई करेगा तो कुछ देर के बाद स्प्रिंग आपका क्या हो जाएगा। अभी तक खाली इन्होंने ऐसा पोजीशन लिया है, खींचा नहीं है अभी तक, अभी खींचना शुरू करेंगे। जब खींचना शुरू करेंगे, मान लो आपकी स्प्रिंग इस तरह से एक्सटेंड हो गई, ये इसने खींचा और ये इसने खींचा। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, स्प्रिंग का अगर आपने सेंटर से सेंटर ऐसा देखा होता, ये देखो इस लड़के ने इतना खींच लिया और इस लड़के ने सिर्फ इतना, तो राइट में जो लड़का है उसने शायद कम ताकत लगाई है और एक्सटेंशन हुआ है बट कम हुआ है ना। तो इस लड़के ने सिर्फ इतना सा एक्सटेंशन किया, मान लो x1, और इस लड़के ने थोड़ा उसके तुलना में ज्यादा एक्सटेंशन किया, x2। आर यू गेटिंग इट। स्टूडेंट्स का मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होता है, उनका मिसअंडरस्टैंडिंग होता है कि देखो अभी इसने तो यहां पे खींचा, स्प्रिंग को क्या करना है, अपना शेप रिस्टोर करना है। रिस्टोर करने के लिए वो क्या करेगा, स्प्रिंग फोर्स डालेगा। स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि भाई यहां से जो रिस्टोरिंग फोर्स आएगा Fs2, और यहां से भी तो एक रिस्टोरिंग फोर्स आएगा, है ना, दिस इज Fs1। फोर्स का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, F इक्वल टू के एक्स, और मान लो स्प्रिंग का ये जो कांस्टेंट है वो कितना है, के। तो लोग क्या लिखते हैं कि Fs2 इज इक्वल टू के टाइम्स x2 एंड Fs1 इज इक्वल टू के टाइम्स x1, विच इज रॉन्ग। ये वैसी बात हो गई कि आपने बोल दिया कि इस तरफ का स्प्रिंग फोर्स अलग लग रहा है, उस तरफ का स्प्रिंग फोर्स अलग लग रहा है। ये बिल्कुल वैसा बोलने जैसा है, सीलिंग से एक रस्सी बांधी और यहां पर मैंने ब्लॉक रखा M। आप बोलते हो सर यहां से जो टेंशन आ रहा है अलग आ रहा है और यहां से जो टेंशन आ रहा है अलग आ रहा है, इज दिस पॉसिबल। एक ही रस्सी पे जो मासलेस है, क्या अलग अलग टेंशन हो सकते हैं। तो सिमिलरली एक ही स्प्रिंग पे अलग अलग स्प्रिंग फोर्स लग नहीं सकते। आर यू गेटिंग इट। तो व्हाट इज द रियल आंसर देन, व्हाट इज द राइट आंसर, ये तो आपने बोल दिया गलत है। तो स्प्रिंग फोर्स क्या लगेगा पता है, फॉर्मूला वही रहेगा, k टाइम्स x। व्हाट इज x, डिस्प्लेसमेंट। हाउ मच इज डिस्प्लेसमेंट इन दिस क्वेश्चन, x1 प्लस x2। इस लड़के ने x1 खींचा, इस लड़के ने, तो आपका टोटल स्प्रिंग फोर्स माना जाएगा k टाइम्स x1 प्लस x2। और यहां पर 2 और 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी आपका स्प्रिंग फोर्स, ये भी आपका स्प्रिंग फोर्स, कोई 1 नहीं कोई 2 नहीं, दोनों बाजू से बराबर ही लगेगा। आर यू गेटिंग इट। एक रस्सी पे जो मासलेस है, क्या अलग अलग टेंशन होते हैं अलग अलग जगह पे, नहीं। इसका मतलब क्या, एक स्प्रिंग पर भी अलग अलग स्प्रिंग फोर्स लगने वाले नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्प्रिंग फोर्स, टेल मी। फॉर्मूला फॉर स्प्रिंग फोर्स इज के एक्स, वेयर एक्स इज इक्वल टू, टेल मी, x1 प्लस x2। इसमें किसी को कोई डाउट है, पक्का, ओके। x1 ये वाला डिस्प्लेसमेंट, x2 वो वाला डिस्प्लेसमेंट। डिड यू अंडरस्टैंड बोथ द क्वेश्चंस, पक्का, ओके। नाउ वी विल स्टडी के जब आप एक से ज्यादा स्प्रिंग को एक साथ लगा देते हो सीरीज में और पैरेलल में, तब उनका नेचर कैसा होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग। डिड यू अंडरस्टैंड द फर्स्ट क्वेश्चन, डिड यू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द स्प्रिंग, व्हाट आर वी लर्निंग नाउ।
series and parallel combination of spring. Do you get it? Let's see. Series and parallel combination of spring. ये सब कुछ आप वीडियो देखते देखते लिखते रहना. Yes. What is the topic? Tell me again. Series and parallel combination. तो चलो पहले करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन. सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको पढ़ना क्या है वो समझो. मान लो एक स्प्रिंग लगाई आपने, इसका कांस्टेंट है K1. उसके नीचे एक और स्प्रिंग लगाई, उसका कांस्टेंट है K2. और यहां पर आपने कुछ वजन लटका दिया और उसका मास है mkg. Are you getting it? Will you call this in series? Yes. यही तो होता है सीरीज. कैसे मालूम? दिख रहा है. हर चीज में थोड़ी बहुत ज्यादा सोचना होता है. ऐसा नहीं होता. जब दो स्प्रिंग सीरीज में लगते हैं तो उनके ऊपर जो फोर्स होता है वो सेम होता है. क्या बोला मैंने? सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? फोर्स ऑन बोथ द springs is same. That is what you call series combination. But their displacements can be different. अब आप इस लाइन का मतलब समझो तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये जो स्प्रिंग्स होते हैं सारे मासलेस होते हैं, उनका खुद का कोई वजन होता. तो अगर आप देखोगे ऊपर वाली स्प्रिंग पे वजन कितना है, एक्चुअली क्या है, ऊपर वाली स्प्रिंग इसको भी तो उठा रही है और mkg को उठा रही है. बट हमने क्या बोला, इसका तो कोई वजन नहीं है. तो ऊपर वाली स्प्रिंग पे क्या वजन है? mkg. नीचे वाली स्प्रिंग पे क्या वजन है? mkg तो है. तो दोनों पे वजन कैसा लग रहा है? तो वही तो लिखा मैंने, फोर्स ऑन बोथ द स्प्रिंग इज सेम. दोनों पे mg तो लग रहा है, बट देयर डिस्प्लेसमेंट्स कैन बी डिफरेंट. इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इज f का फॉर्मूला? kx. अरे f का फॉर्मूला क्या है? kx. फोर्स तो दोनों पे सेम है, तो k और x आपस में कैसे हो गए? अरे इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना. जिन दोनों क्वांटिटी के बीच में आपको डायरेक्ट या इनवर्स का रिलेशन चाहिए वो इक्वल टू की अलग अलग साइड पे चाहिए. क्या बोला मैंने? जो दोनों क्वांटिटी के बीच में आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऐसे रिलेशन चाहिए, वो दोनों क्वांटिटी इक्वल टू के अलग अलग साइड पे चाहिए. और उसको, उन दोनों को छोड़ के बाकी सारी चीजें कांस्टेंट चाहिए. यहाँ पे टोटल चीजें कितनी है? 3, एफ, के और एक्स. उसमें फोर्स क्या है? mg. वो तो दोनों पे सेम ही लग रहा है ना. फोर्स ऑन बोथ द स्प्रिंग इज सेम. फाइन. तो एफ इज अ कांस्टेंट. बचे कौन? के और एक्स. मुझे इन्हीं का रिलेशन चाहिए. तो बट वो दोनों तो इक्वल टू की एक ही तरफ है ना. तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. गलत है. उनको पहले इक्वल टू की अलग अलग साइड पे लेके जाओ. या तो के को नीचे लेकर आओ या तो एक्स को नीचे लेकर आओ, तो बनेगा तो इनवर्स ही ना. तो के और एक्स आपस में कैसे हैं? दोनों का के सेम है कि अलग अलग? दोनों का के अलग अलग है तो दोनों का एक्स भी तो अलग अलग है. इन दोनों में से कोई एक ज्यादा होगा. जिसका के ज्यादा, वो वाला स्प्रिंग ज्यादा स्टिफ होगा, तो वो खींचेगा अपने आप मगर कम. और इन दोनों में से जिसका के कम होगा, कम, वो सॉफ्ट है. वो सॉफ्ट है तो वो अपने आप को ज्यादा खींच लेगा. और अच्छा, मैं आपको बोलता कि दोनों का केस सेम है, फिर तो दोनों का सॉफ्टनेस बोलो या स्टिफनेस बोलो सेम है. इन दैट केस दोनों बराबर बराबर एक्सटेंड हो जाते हैं. बट लेट अस सॉल्व अ जनरल केस जहां पर दोनों का के अलग अलग है. दोनों का के अगर अलग अलग है तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट भी कैसा होगा? अलग अलग होगा. आर यू गेटिंग इट? तो मान लो ऊपर वाली स्प्रिंग लंबी हुई x1 से. आर यू गेटिंग इट? ऊपर वाली स्प्रिंग लंबी हुई x1 से और नीचे वाली स्प्रिंग लंबी हुई x2 से. तो अपर स्प्रिंग के वजह से ये कितना नीचे गया? x1. और नीचे वाले की वजह से कितना नीचे गया? ये टोटल कितना नीचे जाएगा? x1 प्लस x2. डू यू गेट इट? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनो.
ये दो स्प्रिंग यूज करने के बदले क्यों ना मैं एक ही स्प्रिंग यूज करूं, एक ही स्प्रिंग यूज करूं और उतने ही ब्लॉक को मैं यहां पर लगा दूं, बट मुझे इफेक्ट सेम मिले। इफेक्ट सेम मिले मतलब क्या? जब ये दो अलग अलग थे तो ये वाली चीज टोटल कितनी गई नीचे, x1 इसके थ्रू, x2 इसके थ्रू, टोटल कितना नीचे गया? बट दो अलग अलग यूज किया ना। मैं क्या बोल रहा हूं, दो अलग अलग यूज करने के बदले एक ही यूज करो, बट ये उतना ही नीचे जाना चाहिए। मतलब अभी भी इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? इसका डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए x1 प्लस x2। अगर आप एक ऐसी स्प्रिंग लेकर आते हो तो इस स्प्रिंग को मैं बोलूंगा इट इज एन इक्विवेलेंट स्प्रिंग, और इसका जो k होगा उसको मैं बोलूंगा k इक्विवेलेंट। आर यू गेटिंग इट? 10th स्टैंडर्ड में आपने ओम्स लॉ पढ़ा है, वहां पर आप ऐसे क्वेश्चन करते थे कि एक रेजिस्टेंस है 3 ओम का, दूसरा रेजिस्टेंस है 2 ओम का। आ रहा समझ में? यहां पर मैंने एक छोटा सा सेल लगाया 10 वोल्ट का, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, यहां से करंट बहना शुरू करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव। अरे यार, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई यहां से बहने वाला करंट कितना है, आई निकालिए। तो आप क्या करते थे? आप सॉल्व करते थे I इज इक्वल टू V बाय R। आप ऐसे लिखते थे ना ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। याद है 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी हुई चीज? कल के लेक्चर का तो कुछ याद है नहीं तुमको, 10th की याद है। चलो कोई नहीं, I इज इक्वल टू V बाय R। सर हमको 10th में जो टीचर मिले थे सर वो अच्छे लोग थे, अच्छा पढ़ा लेते थे। आप लोग थोड़ा I इज इक्वल टू V बाय R। व्हाट इज V? 10 वोल्ट। R क्या लिखोगे, 3 या 2? 3 प्लस 2। क्यों? आप ऐसे करते थे कि ये रेजिस्टेंस R1 था, ये रेजिस्टेंस R2 था, तो आप इस चीज को ऐसे मानते थे कि भाई ये 3 और 2, इसको आप लिखते थे R सीरीज, जो आपको मिला R1 प्लस R2, जो आया 5 ओम। ये तो 10 वोल्ट ही है और यहाँ पर आपको करंट चाहिए, तो आप क्या करते थे, 10/5 ओम कितना आ गया, 10/5, 2 एम्पियर। तो यहाँ से कितना करंट है? वो एक्चुअली ऐसा तो कुछ है ही नहीं यार पिक्चर में, ये तो आपने सिंप्लीफाई कर दिया कि भाई ये 3 और 2 को एक ही समझो 5। एक्चुअली आपके पास 5 ओम का कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, वो 3 और 2 के दो अलग अलग है। हाँ बट ठीक है, मुझे मिल गया करंट कितना फ्लो करेगा, 2 एम्पियर। यही 2 एम्पियर यहाँ से भी जाएगा, वही 2 एम्पियर यहाँ से भी जाएगा। इस 5 को आप क्या कहते हो? दिस इज एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और ये कौन सा इक्विवेलेंट है? सीरीज इक्विवेलेंट। और 10th में इसका डेरिवेशन भी था, सीरीज इक्विवेलेंट ऑफ रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। वो डिपेंड करता ना कितने लगे हैं यहाँ पे, याद है? पक्का? तो जैसे इसका ये डेरिवेशन था वैसा इसका भी एक डेरिवेशन होगा कि भाई अगर इसका इसका अगर स्प्रिंग कांस्टेंट है K1, इसका अगर स्प्रिंग कांस्टेंट है, और अगर मैं दो स्प्रिंग यूज करने के बदले एक ही यूज करूं, और अगर इसको मैं बोलता हूं K इक्विवेलेंट, जैसे यहां पर वही हुआ ना, एक रेजिस्टेंस है R1, एक रेजिस्टेंस है, मैं दो यूज करने के बदले एक ही यूज करूं जिससे मेरा बाकी कहीं पर भी कोई बदलाव नहीं हो रहा, बैटरी सेम, करंट सेम, ऊपर जो बदलना है बदलो, बाकी कुछ बदलना चाहिए, ये वही तो कर रहा हूं मैं। इसको इसको जो बदलना है बदलो, आई डोंट केयर, बट मेरा ब्लॉक सेम, डिस्प्लेसमेंट इसका x1 इसका x2, टोटल x1 प्लस x2, तो डिस्प्लेसमेंट ये अकेला x1 प्लस x2 देगा। अरे तो ही सेम हुआ ना। आर यू गेटिंग इट? अभी आप यहाँ पर m kg हटा के y kg डाल दोगे और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है x1 x2 के जगह पे y1 और समथिंग, चलो y1, तो फिर ये और ये तो सेम हुए ही नहीं, तो आप इसको इक्विवेलेंट कैसे बोल सकते हो? इक्विवेलेंट क्या कि तुम दोनों के बराबर अकेला करके दिखाऊंगा और उतना ही जितना तुम दोनों कर सकते हो। आर यू गेटिंग इट? ये y kg नहीं चलेगा, पहले m था, यहाँ पर भी m होगा, और पहले का जो डिस्प्लेसमेंट था वो था इंडिविजुअल लेवल पे x1 एंड x2, तो टोटल हुआ x1 प्लस x2, तो ये अकेला आपको उतना ही डिस्प्लेसमेंट दे देगा x1 प्लस x2 के जितना। आ रहा है समझ में?
ओके, नाउ व्हाट एल्स, दिस इज K1, दिस इज K2, दिस इज K इक्विवेलेंट। आपको करना क्या है, जैसे आपने 10th में ये डिराइव किया था ना RS का फॉर्मूला, वहां पे आपको मिला था R1 प्लस R2, वैसे ही मुझे यहाँ पर इसका डिराइव करना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब देखते हैं K इक्विवेलेंट और K1 प्लस K2 का रिलेशन क्या आता है। लेट्स सी व्हाट डू वी डू। लुक एट द लेफ्ट वाला डायग्राम और उसमें सिर्फ ऊपर वाली स्प्रिंग को देखो, सिर्फ ऊपर वाली। कांस्टेंट कितना है? K1। डिस्प्लेसमेंट कितना है? x1। और फोर्स कितना है? हाउ मच इज द फोर्स? तो मैं एक जनरल फॉर्मूला डाल रहा हूं, स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, टेल मी, kx। ठीक है, इस वाली स्प्रिंग को अगर मैंने देखा तो फोर्स कितना लग रहा है? mg। अरे हाँ या ना? ओके, कांस्टेंट कितना है और उसका अकेले का डिस्प्लेसमेंट कितना है? करेक्ट। ओके, अगर मैं इस वाली स्प्रिंग को देखूं, नीचे वाली, तो फोर्स कितना है? mg। डिस्प्लेसमेंट कितना है? सॉरी, k कितना है और डिस्प्लेसमेंट? आर यू गेटिंग इट? और अगर मैं इसको देखूं, इक्विवेलेंट को, तो फोर्स कितना है? फोर्स तो सेम ही है ना। k कितना है? k इक्विवेलेंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और डिस्प्लेसमेंट कितना है? बोलो, क्या ये समझ में आ रहा है? हर एक ही फॉर्मूला है, F इक्वल टू के एक्स। इस पे भी फोर्स mg है, इस पे भी फोर्स mg है, इस पे भी फोर्स mg है। तो तीनों के फोर्स को मैंने लिखा mg। k लिखा तो इसके लिए K1 लिखा, इसके लिए K2, इसके लिए K इक्विवेलेंट, K1 K2 K इक्विवेलेंट। x मतलब डिस्प्लेसमेंट, इसका x1, इसका x2, इसका x1 प्लस x2। डू यू गेट इट? ओके, थोड़ा सा इसको बोल दो आप इक्वेशन 1, इसको आप बोल दो इक्वेशन 2, और आप इसको बोल दो इक्वेशन 3। फेयर इनफ? ओके, अब क्यों ना 1 और 2 से वैल्यू निकाल के 3 में डाली जाए, है ना। फ्रॉम 1 एंड 2 पुट, क्या वैल्यू रखेंगे? एक काम करते हैं, x1 और x2 को रिप्लेस कर देता हूं ना मैं यहां से। तो पुट x1 एंड x2 इन इक्वेशन 3। ये समझा आपको? 1 और 2 से मैं x1 और x2 की वैल्यू निकाल के 3 में डाल रहा हूं, क्या आएगा फिर? 3 क्या है ऑलरेडी, देयरफॉर mg इज इक्वल टू, क्या है वहां पे, k इक्विवेलेंट। अंदर क्या है? x1। व्हाट इज x1? mg by k1। एंड व्हाट इज x2? mg by k2। फेयर इनफ? क्या होगा यहां से, mg से mg कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो। आ रहा है समझ में? क्या बचा आपके पास यहाँ पर? यहाँ पे 1, यहाँ पर k इक्विवेलेंट, और यहाँ पे 1 by k1, 1 by k2। इसको थोड़ा ढंग से लिखा, k इक्विवेलेंट को नीचे ले लो, क्या बचा? 1 अपॉन k इक्विवेलेंट इज 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2। आर यू अंडरस्टैंडिंग? 2 स्प्रिंग होगा तो इधर ही रुक जाओ, और अगर 5 स्प्रिंग निकले तो 1 by k1 प्लस 1 by k2 प्लस 1 by k3, बस 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 चलता रहेगा। आ रहा है समझ में? तो जितने स्प्रिंग लगेंगे उतना ही होता रहेगा। ओम्स लॉ में जब रेजिस्टेंस यूज करते थे पैरेलल में, तो ये फॉर्मूला आता था, वहां पर आता था 1 अपॉन आर पैरेलल इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस सो ऑन। तो वहां पे जो ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस में जो पैरेलल का फॉर्मूला है, वो यहां पर सीरीज का फॉर्मूला आया। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे जो सीरीज का फॉर्मूला था वो यहां पर पैरेलल में आना चाहिए। क्या पता, वो डिराइव करेंगे तब देखेंगे, बट डिड यू अंडरस्टैंड दिस? सो दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। आ रहा है समझ में? और आपको याद क्या रखना है, सीरीज कॉम्बिनेशन में फोर्स दोनों पे जो लगेगा वो कैसा लगेगा? सेम, लेकिन दोनों का डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा? अलग। दिस इज
सीरीज कॉम्बिनेशन. डू यू अंडरस्टैंड दिस? ये आप यहां पर पॉज करके लिख लेना. एंड नाउ लेट्स लर्न द पैरेलल कॉम्बिनेशन. आ रहा है समझ में आपको? टेल मी, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या आएगा? व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन गोइंग टू बी? पैरेलल कॉम्बिनेशन का डायग्राम डेफिनेटली ये तो नहीं आएगा, ये तो सीरीज है ना. क्या मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के डायग्राम को ऐसा बना दूं? आर यू ऑल गेटिंग दिस? ब्लॉक लगा दिया आपने एम के जी, इसका K1, इसका K2. डू यू गेट इट? अब यहां पर क्या होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन में their displacements are same, force on both the springs can be different. Are you getting it? दोनों का डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा? सेम होगा. मतलब अगर ये वाली स्प्रिंग 5 सेंटीमीटर से बड़ी हुई तो ये वाली स्प्रिंग भी 5 सेंटीमीटर से ही बड़ी होगी, ताकि आपका जो ब्लॉक है पूरा 5 सेंटीमीटर से नीचे आ सके. आप अगर ऐसा करते हो ना कि ये वाली स्प्रिंग 5 से बड़ी हुई, ये वाली 3 से ही बड़ी हुई, अब ये वाला 5 से बड़ा हो रहा है, ये वाला सिर्फ 3 से, तो ये तो बेंड हो जाएगा. वो सब नहीं पढ़ेंगे हम यहाँ पे. आर यू गेटिंग इट? तो यहाँ पर क्या हो रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन में? फोर्स ऑन बोथ द स्प्रिंग्स कैन बी डिफरेंट बट देयर डिस्प्लेसमेंट्स आर ओके. तो ये अगर 5 सेंटीमीटर लंबा हुआ तो ये भी 5 सेंटीमीटर लंबा होगा, और ये पूरा ब्लॉक कितना नीचे आएगा? 5. तो अगर व्हाट इज दिस डायग्राम कि भाई दो अलग अलग स्प्रिंग यूज करने से अच्छा है आप एक ही यूज करो, आपकी बाकी सारी इफेक्ट सेम आएगी. तो एम के जी विल बी एम के जी. मान लो अगर इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ x, इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ x, तो ये भी आपको क्या डिस्प्लेसमेंट करके देगा? x करके देगा. आर यू गेटिंग इट? क्या यहां पर x1 x2 लिखने की जरूरत है? ये 5 सेंटीमीटर लंबा हुआ, ये 5 सेंटीमीटर लंबा हुआ, ब्लॉक नीचे आया 5 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना लंबा होगा? 5. तो यहां पर भी ब्लॉक कितना नीचे आएगा? तो सब कुछ तो सेम ही हो रहा है. और अच्छा है ना, दो केवल एक ही स्प्रिंग से हो रहा है. इस स्प्रिंग को क्या माना जाएगा? इक्विवेलेंट. दिस इज कॉल्ड एज पैरेलल कॉम्बिनेशन. फोर्स ऑन बोथ द स्प्रिंग्स कैन बी डिफरेंट बट देयर डिस्प्लेसमेंट्स आर. इसका मतलब क्या है कि फोर्स कैन बी डिफरेंट? मान लो F क्या है आपका? kx. F क्या है आपका? बट दोनों स्प्रिंग का x कैसा है? x सेम, मतलब ये सेम. तो F और k कैसे हो गए आपस में? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. मतलब जो स्प्रिंग सॉफ्ट है उसका k कम है तो वो कम वजन उठाएगा. अरे यार. और जो स्प्रिंग हार्ड है, स्टिफ है, उसका k ज्यादा है तो वो ज्यादा वजन उठा लेगा. मतलब आप ऐसा मत सोचो कि अगर ये 10 किलो है तो दोनों को 5-5 उठाना है. नहीं, ऐसा नहीं है. जो स्प्रिंग का k ज्यादा है वो ज्यादा वजन उठाएगा, और जिसका k कम है वो कम वजन उठाएगा. तो मान लो अगर ये 5 किलो का, सॉरी, इसका k है 5 और इसका k है 3, तो क्या दोनों को बराबर बराबर वजन उठाना है? नहीं. वो आप F इक्वल टू के एक्स से देख लो भाई, 10 में से हो सकता है ये 8 किलो उठा रहा हो और ये 2 ही किलो उठा रहा हो. वो कैलकुलेट किया जा सकता है. वी आर नॉट गेटिंग इनटू दैट. डू यू अंडरस्टैंड? तो आपको इस लाइन का मतलब समझ में आ रहा है? फोर्स ऑन बोथ द स्प्रिंग्स कैन बी डिफरेंट. सॉरी, हाँ, फोर्स ऑन बोथ द स्प्रिंग्स कैन बी डिफरेंट बट उनका सेम क्या होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट सेम होना चाहिए. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो अगर ये 10 किलो है तो क्या ये दोनों की जिम्मेदारी बनती है 5 किलो तू उठा, 5 किलो तू उठा? नहीं, ऐसा नहीं है. आ रहा है समझ में? तो कौन ज्यादा वजन उठाएगा? जिसका के. हाँ. अब अगर एक स्पेशल क्वेश्चन ऐसा बन रहा है कि K1 और K2 दोनों सेम है, तो 10 था तो 5-5 उठाएंगे. सेम हो गया तो फिर सेम उठाने का ना. डू यू अंडरस्टैंड? पक्का? ओके. आपका फिलहाल काम क्या है? के इक्विवेलेंट निकालना है K1 और K2 के फॉर्म में. आर यू गेटिंग इट? सेम स्टाइल से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. यू विल हैव अ बेसिक फॉर्मूला. Fs इज इक्वल टू Kx. स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू K टाइम्स x. स्प्रिंग नंबर 1 के लिए अगर मैंने ये अप्लाई किया तो बोलो
स्प्रिंग नंबर 1 कितना फोर्स उठा रही है? आई डोंट नो। आप ये थोड़ी बोल सकते हो कि पूरा जो mg है वो यही उठा रहा है। mg का एक हिस्सा इस पे जा रहा है, एक हिस्सा इस पे जा रहा है। अरे यार, तो मुझे नहीं पता दोनों पे क्या फोर्स लग रहा है, तो पहले वाले पे फोर्स लिख दो F1, उसका कांस्टेंट कितना K1, उसका डिस्प्लेसमेंट x1 नहीं। दूसरी स्प्रिंग को देखो, दूसरी स्प्रिंग पे फोर्स कितना लग रहा है F2, उसका कांस्टेंट K2, बट डिस्प्लेसमेंट, हाँ दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है, द डिस्प्लेसमेंट्स आर ओके। और यही फॉर्मूला अप्लाई करो आप इक्विवेलेंट वाली फाइनल स्प्रिंग पे। इक्विवेलेंट वाली फाइनल स्प्रिंग पे फोर्स कितना लग रहा है mg, विच इज इक्वल टू F1 प्लस F2। अरे यार, ये दोनों स्प्रिंग मिलाकर जो वजन उठा रहे हैं, ये अकेला उतना ही वजन उठा रहा है। आर यू गेटिंग इट? तो इसके अकेले का वजन mg, वही mg को आपने थोड़ा F1 थोड़ा F2 लिखा ना, पर ये F1 और F2 को ऐड किया तो mg आएगा। तो ये जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग है वो अकेला क्या वजन उठा रहा है, तो मैं उसके लिए ऐसा लिख दूं, चलेगा आपको? F1 प्लस F2, इसका वजन F1, इसका वजन F2, वो दोनों ये अकेला मिलके उठा रहा है, F1 प्लस F2। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, टेल मी? kx। और इसका k क्या है? k इक्विवेलेंट और डिस्प्लेसमेंट तो x ही है ना? ये x नीचे गया, ये x नीचे गया, तो ये पूरा x नीचे आया, ये x नीचे आया तो ये भी x नीचे जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? पक्का? ओके। ये इक्वेशन 1 बोलो, इसको इक्वेशन 2 बोलो, इसको इक्वेशन 3 बोलो। आ रहा है समझ में? अब वापस वही करेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 पुट। अभी इस बार x1 x2 नहीं होगा, इस बार होगा F1 and F2 in equation number 3. Are you getting it? So let's see what equation number 3 is. Equation number 3 क्या आपका? Equation number 3 क्या है आपका? Equation number 3 है F1 plus F2 is equal to K equivalent X. F1, what is F1 equal to? तो F1 की जगह पे क्या रखोगे? K1X. F2 की जगह पे क्या रखोगे? K2X is equal to K equivalent times X. यहाँ से X कॉमन निकल के कैंसल होगा, तो व्हाट इज योर K equivalent? K1 plus K2. Do you get it? K equivalent क्या हो जाएगा? K equivalent will be what, tell me? K1 plus K2. ये आपके पैरेलल का जो आंसर है वो ओम्स लॉ में, रेजिस्टेंस में, सीरीज में आंसर आता था। आर यू गेटिंग इट? तो ओम्स लॉ का जो सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन है और स्प्रिंग का जो सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन उल्टा है, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ आ रहा है समझ में? पक्का? ओके। तो ये हो गया आपका सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन। फेयर इनफ? ओके। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आएगा ये सब कुछ आप लिख लेना। द क्वेश्चंस दैट दे आस्क यू ऑन दिस कॉन्सेप्ट आर, आपको इक्विवेलेंट निकालने बोलेंगे, ठीक है? दे विल आस्क यू टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट। चलो क्वेश्चन नंबर 1, ऐसा क्वेश्चन दिया है आपको, इस स्प्रिंग का कांस्टेंट है k, इस स्प्रिंग का कांस्टेंट है 2k, यहां पर कुछ लगा दिया है, चलो mkg। आपको बोला है फाइंड द इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट फॉर दिस कॉम्बिनेशन। ये कौन सा कॉम्बिनेशन? सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है? तो 1/k इक्विवेलेंट इज 1/k1। व्हाट इज k1 एंड व्हाट इज k2? करो फिर, क्या करोगे? 2k plus k, 3k, 2k square, 3 by, but 3 by 2k is 1/k equivalent. उल्टा कर दो, what is k equivalent? 2k by 3. Do you get it? Okay, एक ऐसा क्वेश्चन आ गया। अभी एक पैरेलल का क्वेश्चन दे देंगे आपको। पैरेलल के क्वेश्चन में मान लो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन गया कि, हाँ, this is k and say this is 3k.
बोलो व्हाट कॉम्बिनेशन इज दिस? इट्स अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन वापस आपको वही पूछा, व्हाट इज के इक्विवेलेंट? के इक्विवेलेंट इज व्हाट? k1 प्लस k2, k प्लस 3k, 4k। ये आपका के इक्विवेलेंट आ गया। आ रहा समझ में? ओके। ऐसा भी तो कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है, ध्यान से देखो। ये नहीं हो सकता, ये k, ये 2k और ये k। अभी इसका बोला आपको के इक्विवेलेंट निकालना है, क्या करोगे? पहले ये दोनों पैरेलल, तो पहले इनको सॉल्व करो। तो पैरेलल में क्या होता है बोलो? अरे ये रहा पैरेलल। पैरेलल में क्या करते हो आप? डायरेक्ट ऐड करते हो। तो डायरेक्ट ऐड ना, तो k प्लस 2k, तो पहले ऊपर वाला 3k बना लो। अब उस 3k के साथ नीचे क्या है? ये है k सीरीज में। आर यू गेटिंग इट? तो अब इसका क्या आएगा? 3k और k सीरीज में। 4k नहीं, ये 3k और ये k दे आर इन सीरीज। सीरीज में फॉर्मूला क्या है? 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू व्हाट? 1/k1 प्लस 1/k2। कितना हो गया? k प्लस 3k, 4k अपॉन 3k स्क्वायर। कितना? 4/3k इज 1/k इक्विवेलेंट। व्हाट इज k इक्विवेलेंट? 3k/4। आ रहा है समझ में? तो फर्स्ट क्वेश्चन इज प्योरली सीरीज कॉम्बिनेशन, नेक्स्ट इज प्योरली पैरेलल, और फिर अगला क्या है? सीरीज और पैरेलल आपको कंबाइंड दे दिया। आर यू गेटिंग इट? एक क्वेश्चन जो आप करके लाओगे, ऐसे ही हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू वन ऑफ देम। आ रहा है समझ में? सबके वैल्यू के, फाइंड द के इक्विवेलेंट। तो पहले ये कैसे हो गए? ये पैरेलल में, ये बना 3k, 2k, ओनली के। फिर ये 3k, ये 2k और ये k सीरीज में। तो क्या आएगा आंसर? 1/3k प्लस 2k प्लस 1/k। आर यू गेटिंग इट? एलसीएम कितना आएगा? 6। तो दिस इज गोइंग टू बी, ये 2 ना, तो ऊपर कितना? 2 प्लस 3 प्लस 6 अपॉन 6k। आता है ना ये सब, एलसीएम एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको नहीं आता हो तो क्या करने का, पहले इन दोनों को ऐड करो, फिर इसका जो आंसर आएगा उसके साथ ये ऐड करो। फाइन। 6 और 3 9 और 2 11, और ये क्या है? 1/k इक्विवेलेंट। व्हाट इज k इक्विवेलेंट? 6k/11। आर यू गेटिंग इट? आया पूरा समझ में? श्योर? फाइन। दैट इज ऑल फॉर टुडे। कल मैं आपको दो टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। एक, अगर एक स्प्रिंग को बीच में से काट दिया तो क्या होता है, ठीक है? और स्प्रिंग और पुली दोनों का कॉम्बिनेशन। आ रहा है समझ में? दैट इज व्हाट वी विल लर्न टुमारो। बट आपको स्प्रिंग के बेसिक समझ में आए, वीडियो देखकर पॉज करते करते सारी चीजें अच्छे से लिख लेना। नेक्स्ट लेक्चर के लिए जब भी आओ एक बार रिवाइज करके आना, ऐसा नहीं बैग उठाया मुंह धोए और आगे। Read nicely and come, because in the next lecture we will require all this knowledge that we did throughout the lecture. Fair enough? Akka?